जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे सवाल उठने लगे हैं एक ट्वीट के बाद। ट्वीट था बिहार सरकार मंत्री अशोक चौधरी का, जिसमें उन्होंने लंबा चौड़ा एक कविता से लिखी है और बढ़ती उम्र पर तंज कसा है। अब जानकार कयास लगा रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के बारे में है। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को मिलने के लिए बुला लिया, मिलकर लौटे, करीब 1.5 घंटे मुलाकात हुई और मिलकर जब लौटे तो अशोक चौधरी नीतीश कुमार को अपना मानस पिता बता रहे थे। सब कुछ बदल गया अचानक से। लंबा चौड़ा ट्वीट है, तो क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? नीतीश कुमार से क्या बातचीत हुई? अशोक चौधरी के मन में क्या चल रहा है? क्या खटपट चल रही है जेडीयू में? विस्तार से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, पहले तो मुझे लगता है जो लंबा चौड़ा ट्वीट है वो एक बार लोगों को बता दें, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है अशोक चौधरी की। इसमें इन्होंने लिखा है, 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे, यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। ये लंबा चौड़ा ट्वीट है अशोक चौधरी का, जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके बाद उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात और फिर भावनाएं पलट जाना। क्या चल रहा है जेडीयू में पंकज जी? जेडीयू में बहुत कुछ चल रहा है। जेडीयू में इतना कुछ चल रहा है कि आप ये समझ लीजिए, जो दरअसल जेडीयू में जितने बड़े नेता हैं वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं। हकीकत ये जी। और भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और वर्तमान को लेकर के भी चिंतित हैं। वर्तमान को लेकर के इसलिए चिंतित हैं क्योंकि नीतीश कुमार वो पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। नीतीश कुमार अगर पुराने वाले नीतीश कुमार होते तो नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए होते। आप याद करिए, हर चुनाव से पहले वो यात्रा करते रहे। यही एक ऐसा चुनाव है, इस 5 साल में नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में आप सुने नहीं होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह है नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, और स्वस्थ नहीं है तो फिर ये जान लीजिए कि कई सारे लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं वो कहीं ना कहीं वो भी अस्वस्थ हो गए, क्योंकि उनकी गाड़ी तो चल रही थी नीतीश कुमार के नाम पर जी। अब उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार किसी और को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो इससे उनको दिक्कत हो जा रही है। अब समझिए कि अशोक चौधरी कभी नीतीश कुमार के साथ गलवैयां करते देखे जाते थे। नीतीश कुमार अशोक चौधरी के फोरहेड पे चंदन लगाते हुए देखे जाते थे। कहा जाता था अशोक चौधरी का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार ललन सिंह को सेट कर रहे हैं। कहा यह जाता था कि ललन सिंह उनको रोक रहे थे कि भाई जमुई नहीं जाइएगा, बरबीघा नहीं जाइएगा। अशोक चौधरी ने कह दिया हम जाएंगे, आप कौन होते हैं रोकने वाले। ये सारा कुछ हुआ तो ये हो तो रहा था नीतीश कुमार के कहने पर, और एक टाइम कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, तो आप समझिए बहुत पावरफुल थे। और अशोक चौधरी की ललन सिंह की काट में अशोक चौधरी को कैसे ऊपर बढ़ाया गया था, आगे किया गया था, ये सब हम लोगों ने देखा था। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि अब अशोक चौधरी शेर और शायराना अंदाज में उतर आए, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो एक चीज मैं आपको कह दूं, ऐसे मैंने आपको कुछ 1 सप्ताह पहले ही करीब आपके साथ मैंने एक शो किया था और बताया था कि किस तरीके से जेडीयू में गैंग बना हुआ है और जेडीयू में किस तरीके से गुटबाजी हो रहा है। सोचिए, ललन सिंह और अशोक चौधरी दोस्त हो गए, जो कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। अब ऐसा वक्त बदला कि ललन सिंह और अशोक चौधरी दोस्त हो गए और विजय चौधरी अशोक चौधरी के पीछे पड़ गए। ये इंटरनल डायनामिक्स जी। अब संजय झा इन सब के बीच में क्या कर रहे हैं, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल अशोक चौधरी और विजय चौधरी को स्टेट का पॉलिटिक्स करना है।
ललन सिंह और संजय झा को केंद्र की राजनीति करनी। जी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब केंद्र की राजनीति के लिए बीजेपी से रिश्ते अच्छे बना करके रखना है, तो दोनों इस काम में लग गए हैं। पहले संजय झा को लगता था कि हम ही से रिश्ता बनेगा या बिगड़ेगा, क्योंकि एक तो आरसीपी सिंह थे, उनको निकाल दिया गया। अब ललन सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के शान में जो कसीदे पढ़ने लगे, उससे एक बात बहुत साफ समझ में आ जा रहा है कि ललन सिंह भी बहुत अच्छे तरीके से पीएम और एचएम के करीब चले गए। तो जेडीयू में पहले संजय झा की जो जरूरत थी उसको पूरा करने के लिए ललन सिंह भी काफी अग्रसर दिखाई पड़ रहा है। तो एक कंपटीशन यहां पर है। दूसरा कंपटीशन राज्य में है, क्योंकि नीतीश कुमार जब अपने फुल कैपेसिटी में नहीं है अपने स्वास्थ्य की वजह से, तो आखिरकार पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए उनके आसपास कुछ लोग तो चाहिए। अब उनमें करीबियों में नाम विजय चौधरी का आता है और अशोक चौधरी का आता है। अब अशोक चौधरी के साथ ऐसा क्या हो गया कि ट्विटर पे, एक्स पे उनको कविताएं लिखनी पड़ रही, और आपने पढ़ करके सुनाया कि कोई उम्रदराज व्यक्ति आपकी बातों को सुनना छोड़ दे तो उनसे दिल लगाना छोड़ दीजिए, तरह तरह की बातें लिखने लगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं विजय चौधरी ने इनको पटकनी दे दिया। मतलब आप समझ लीजिए, अब सीधी सपाट बात तो यही लगती है। अब बात यही लगती है, अब पटकनी दे दिया तो अभी राज्य कार्यकारिणी में सब लोग थे, अशोक चौधरी का ही नाम नहीं था। ये जान लीजिए। श्याम रजक पार्टी में आ गए, वो भी दलित हैं। अब अशोक चौधरी इकलौते दलित के बड़े नेता थे, और लोकसभा चुनाव से पहले गांव-गांव घूम करके दलितों को इकट्ठा कर रहे थे। अब श्याम रजक आ गए हैं, जिनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया पार्टी। तो अब समझिए कि अशोक चौधरी को लग रहा है कि ये तो मेरा इलाज कर रहे हैं। अब इलाज करने के पीछे की कहानी क्या है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग जी, ये जान लीजिए। तो आप पूछना चाहेंगे कि भाई कहानी क्या है, बिल्कुल, क्यों ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कहानी के पीछे आपको लोकसभा चुनाव में जाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में अशोक चौधरी ने बड़ी ही चतुराई से सेटिंग करके अपनी बेटी को समस्तीपुर से टिकट दिलवा दी, और वो एलजेपी रामविलास से टिकट दिलवा दिया, और वो जीत भी गई। समस्तीपुर निश्चित तौर पर सुरक्षित रिजर्व्ड लोकसभा सीट है, लेकिन वो इलाका तो विजय चौधरी का है ना जी। अब विजय चौधरी के इलाके में अशोक चौधरी की बेटी घुस जाए, ये विजय चौधरी को कैसे पसंद हो? तो अशोक चौधरी ने पहले पूरी प्लानिंग की कि महेश्वर हजारी को पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि महेश्वर हजारी भी जेडीयू में मंत्री हैं, और उनके बेटे सन्नी हजारी अशोक चौधरी की बेटी के खिलाफ मैदान में थे। तो जेडीयू के दो बड़े मंत्री के पुत्र और पुत्री मैदान में थे, एक एनडीए से थे, दूसरे इंडिया से थे, और नीतीश कुमार से किसी ने नहीं पूछा था। बात समझिए। तो कहीं ना कहीं ये बात नागवार गुजर रही थी, और अशोक चौधरी ने ऐसा कर दिया, एलजेपी रामविलास से उतार दिया। जो पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है, इकलौता ऐसा क्षेत्रीय दल है जिसके नेता पर परिवारवाद का आरोप नहीं है, लेकिन उसके दो बड़े मंत्री अपने बच्चे को मैदान में उतार रहे हैं। वो एक अशोक चौधरी हैं, दूसरे महेश्वर हजारी हैं। अब सोचिए, अशोक चौधरी सोच रहे थे कि मेरी बेटी तो एनडीए से लड़ी है, तो मेरी बेटी ने जेडीयू का विरोध तो किया नहीं, और महेश्वर हजारी अपने बेटे को जिताने के लिए समस्तीपुर में कैंप किए हुए थे, एनडीए के विरोध में काम कर रहे थे। तो अशोक चौधरी को लग रहा था कि निश्चित तौर पर मेरी बेटी के खिलाफ काम किया, एनडीए के खिलाफ काम किया, इसलिए महेश्वर हजारी को पार्टी से निकलवा देंगे। पर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि महेश्वर हजारी के पीछे खड़े हो गए विजय चौधरी। और विजय चौधरी इसलिए खड़े हो गए क्योंकि विजय चौधरी को लगा कि इलाका तो मेरा है, मैं सराय रंजन से जीतता हूं, लेकिन सबको पता है कि समस्तीपुर जिले में डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम कोई भी आएगा तो वो मेरी मर्जी से आएगा।
तो इसमें अशोक चौधरी की बेटी का दखल हो गया, मतलब अशोक चौधरी का दखल हो गया। बिल्कुल। तो मेरे इलाके में अशोक चौधरी का दखल, इसलिए क्यों नहीं अशोक चौधरी का काम लगा दिया जाए। तो अशोक चौधरी का काम लग गया, इसलिए अशोक चौधरी कवि बन गए। ये इंटरेस्टिंग जी। बात समझ गए, इसलिए अशोक चौधरी कवि बन गए। और दूसरा, अशोक चौधरी की भावनाएं जो दिल में दफन थी वो बाहर इसलिए आने लगी क्योंकि श्याम रजक बुला दिए गए जी। तो श्याम रजक बुला दिए गए, उनको इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दे दी गई। तो उनको लगा कमाल है, एक तो हम पार्टी में इतने ताकतवर कद्दावर, मेरे कहने पर महेश्वर हजारी का कुछ नहीं बिगड़ा, और दूसरा श्याम रजक को ला दिया गया, मतलब मेरा रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा है क्या। इसलिए उनकी भावनाएं जो है वो एक्स के जरिए बाहर आ गई, और बाहर आ गई तो फिर नीतीश कुमार को बुलाना पड़ा, जेडीयू के प्रवक्ता को कहना पड़ा कि अगर छद्म भाषा का प्रयोग किया गया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को क्लाइमेट चेंजर, ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है। अगर उनकी शान के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से ये जेडीयू के प्रवक्ता, मेन प्रवक्ता ऐसे बाहर आ गए, मतलब ऐसे लगा जैसे कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ आपने कुछ बोला है तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा, आप लाख कद्दावर नेता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और यही अशोक चौधरी कुछ दिन पहले भूमियारों के खिलाफ भी जहानाबाद में बहुत कुछ बोल करके आ गए थे, और उस समय भी कंट्रोवर्सी में रहे थे। तो आप समझिए कि मुझे लगता है कुल मिलाकर के कि अशोक चौधरी के खिलाफ तो गेम हो गया। मगर आज जो मुलाकात हुई नीतीश कुमार से, देखिए, 1.5 घंटे उतारे, लंबी चली। एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, नीतीश कुमार ने तो इनकी क्लास ही लगाई होगी ना। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के रास्ते से और उनकी मर्जी के खिलाफ आप चले तो कहीं और अपना ठिकाना देख लीजिए, फिर जेडीयू में तो आप ठीक से रह नहीं पाइएगा। और अपना ठिकाना देख लीजिए का मतलब ये है कि आप क्या करिएगा, आप ठीक है मंत्री बने रहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा नहीं। और वहां पर नीतीश कुमार जिस तरीके से सरकार चलाते हैं, मंत्री आप बने रहिएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश के आदमी होंगे, बात वही करेंगे वो जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस चाहेगा, अपर मुख्य सचिव उनका लोग है, उनका ऑफिसर है, तो काम वही होगा जो सीएम चाहेंगे। तो आप एक रबड़ स्टैंप मंत्री बने रहेंगे और आपके नीचे का ब्यूरोक्रेसी आपका कुछ सुनेगा ही नहीं। तो होगा क्या आपका, आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो हम ले तो आए हैं श्याम रजक, तो ये जान लीजिए, तो श्याम रजक, महेश्वर हजारी भी शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं, और उसके बाद पासवान समाज से आते हैं, श्याम रजक आ गए, और फिर आप ये जान लीजिए इधर विजय चौधरी पीछे से समर्थन दे ही रहे हैं, साथ दे ही रहे हैं, तो हो गया खेल सारा। तो ये समझिए कि ये जो खेल पूरा चल रहा है, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि अशोक चौधरी को घेर दिया गया। अब अशोक चौधरी 1.5 घंटे में सफाई दे रहे होंगे, बहुत तरह की बातें कर रहे होंगे, लेकिन अशोक चौधरी को एक बार घेर तो दिया गया। अब याद होगा आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाना था राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो यही नीतीश कुमार भरी सभा में ना अशोक चौधरी से डांट, मतलब अशोक चौधरी ललन सिंह को जवाब दे देते थे, नहीं तो किसकी हिम्मत की ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और उनको जवाब दे दे। ये तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार का वरद हस्त उस नेता को प्राप्त होगा। तो ये तब क्यों हो रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार का वरद हस्त प्राप्त था, इसलिए अशोक चौधरी जवाब दे रहे थे। इसलिए अशोक चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मना करने के बावजूद बरबीघा जा रहे थे, उनके मना करने के बावजूद जमुई जा रहे थे। तो ये खेल जो चल रहा था, उस समय अशोक चौधरी मोहरे के तरह इस्तेमाल हो रहे थे, इस समय कोई और इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन अंदर की कहानी ये है कि विजय चौधरी ने अशोक चौधरी को सेट कर दिया। बस ये बात आप जान लीजिए। और आज की मीटिंग के बाद जिस तरीके से सुर बदले, ये जो पॉलिटिक्स में शह और मात का खेल होता है, उस शह और मात के खेल में विजय चौधरी ने अशोक चौधरी को मात दे दी। अब यहां से अशोक चौधरी कैसे बचते हैं, कैसे अपने आप को बचाते हैं और वापस कैसे दांव खेलते हैं, ये उनके राजनीतिक कौशलता का परिचय देगा। लेकिन आज की स्थिति में अशोक चौधरी के सामने एक शांत
रजक भी आ चुके हैं जिनका नाम है लोग जानते होंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये पूरा डायनेमिक्स जो जेडीयू के भीतर का है वो निश्चित तौर पर यह बताता है कि अशोक चौधरी कहीं ना कहीं हाशिए पर है। और आपने जो कहा कि उनका बचने बचाने का अब दौर शुरू होगा, उसका प्रयास शुरू होगा, तो नीतीश कुमार से मीटिंग के तुरंत बाद जब वो निकलते हैं और मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि मेरा सोशल मीडिया पोस्ट सामान्य था, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों ट्वीट करूंगा, नीतीश को मैं मानस पिता मानता हूं, जितना प्यार मुझे नीतीश कुमार से मिला उतना किसी से नहीं मिला होगा, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं नीतीश कुमार से दूर हो जाऊं, अपनी अपनी सोच है, किसी को गिलास आधा खाली दिखता है, किसी को आधा भरा, कौन क्या बोलता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ, हमारा लक्ष्य 2025 का चुनाव है। चौधरी, ये इतना लंबा चौड़ा उन्होंने अशोक चौधरी ने बयान दिया है और साफ तौर पे 2025 का लक्ष्य बता दिया है, ये बता दिया कि मैं पार्टी में रहने वाला हूँ और हमारा पार्टी का जो लक्ष्य है वही मेरा भी लक्ष्य है, चुनाव। और नीतीश कुमार को मानस पिता ये बता दिया है। नहीं, देखिए भाई, आप मानस पिता नहीं बताएंगे तो आप जेडीयू में सरवाइव कर पाएंगे क्या? आप मानस पिता नहीं बताएंगे तो आज के समय में आप एनडीए में सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल। आप ये देख लीजिए, ये तो जेडीयू में है, सम्राट चौधरी को अपना पगड़ी खोलना पड़ा ना, उनको अपना सिर मुड़वाना पड़ा ना, सम्राट चौधरी से अध्यक्ष पद ले लिया गया ना, सम्राट चौधरी अब एक उप मुख्यमंत्री है क्योंकि नीतीश कुमार की जरूरत केंद्र में भी और नीतीश कुमार की जरूरत राज्य में भी। नीतीश कुमार इकलौते ऐसे लीडर हैं, फर्ज करिए अगर यही इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब होती तो क्या स्थिति होती जी। बिहार की प्रदेश इकाई तो कोई नीतीश कुमार, जो बीजेपी की इकाई है वो तो नीतीश कुमार को साथ लेना नहीं चाहती थी, लेकिन केंद्र को समझ में आ चुका था, उसका जो फीडबैक सिस्टम था वो केंद्र को बता चुका था कि नीतीश कुमार के बगैर आपकी स्थिति अच्छी होने नहीं जा रही है। और नीतीश कुमार फिर आ गए एनडीए में क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनको तवज्जो नहीं मिल रहा था। और आज के डेट में लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जरूरत केंद्र में भी है और राज्य में भी है। नीतीश कुमार के पास 12 ही सांसदों, लेकिन नीतीश कुमार की जरूरत बहुत ज्यादा है और इस समय में उनकी जरूरत इतनी ज्यादा है कि कोई एनडीए में नीतीश कुमार से लड़ करके रह सकता है क्या? बिल्कुल। नीतीश कुमार की नाराजगी मोल कर, बिल्कुल आप ठीक बात बोली, जेडीयू नहीं एनडीए में रहना मुश्किल वही मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की नाराजगी लेकर के चलना आसान है क्या? आप देखिए चिराग पासवान जो कितने तरह की बातें करते थे, वो तो नीतीश कुमार की शान में कसीदे पढ़ने लगे। तो ये समझिए कि अशोक चौधरी कैसे बोलेंगे? वो तो कहेंगे ही मैं मानस पिता समझता हूं, मैं बहुत तरह की बात समझता हूं, क्योंकि ये भावना है छिपाए छिपी नहीं, बाहर निकल गई, ये दर्द है और दर्द को इन्होंने बाहर बयां कर दिया और बयां कर दिया तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बुलाए होंगे, बहुत तरह की बातें कहे होंगे, डांटे भी होंगे, प्यार भी किए होंगे, फटकारे भी होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का भी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो कई पैरेलल लाइंस अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं। अगर आपको आगे बढ़ाएंगे तो आपकी काट में एक दूसरे को भी पीछे लगा देंगे। ये बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार किसी को अकेला नहीं छोड़ते। आप देखिए संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने, संजय झा के बारे में लगा कि ठीक है ये ब्रिज का काम करेंगे बीजेपी और जेडीयू के बीच में, तो ठीक है उनको राज्यसभा भेज दिए, लेकिन मंत्री ललन सिंह को बना दिए। अब दोनों एक दूसरे से कंपीट करते रहे कि बीजेपी के नजदीक कौन, बीजेपी से बातचीत करेगा कौन, क्या करेगा कौन, ये सब तरह की बातें। तो सवाल ये उठता है, ये नीतीश का स्टाइल है। उधर विजय चौधरी, अशोक चौधरी, और देखिए समस्तीपुर में क्लैश तो हो ही गया। बड़े तरीके से विजय चौधरी ने महेश्वर हजारी को पार्टी में बचाते हुए और श्याम रजक को पार्टी में लेते हुए अशोक चौधरी को सेट कर दिया राजनीतिक रूप से, क्योंकि समस्तीपुर से अशोक चौधरी की बेटी का लड़ना निश्चित तौर पर विजय चौधरी को रास नहीं आया, और विजय चौधरी को रास नहीं आया है तो नीतीश कुमार को भी रास नहीं आया कि अरे मेरे छत्र छाया में पल रहे दोनों नेता अपने बच्चे को लोकसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, और उसमें उनको लगा कि अशोक चौधरी मेरे ज्यादा करीब थे, अशोक चौधरी ने ऐसे कैसे कर दिया। तो ये समझिए दरअसल ये लड़ाई विजय चौधरी वर्सेस अशोक चौधरी, जिसमें विजय चौधरी
हार गए हैं? अभी नहीं, जीत अभी गए हैं, अभी कहा इसमें जाए, कहा विजय जाए, आज चौधरी की तारीख भारी दिख रहे हैं। जी। देखिए, राजनीति बड़ी लंबी खेल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखते रहिए, क्योंकि ये ऐसा कई बार हुआ है। अशोक चौधरी को डाउन किया गया है, फिर अशोक चौधरी ऊपर उठते हैं, फिर इम्पोर्टेंट दिखने लगते हैं, पावरफुल दिखने लगते हैं। ये खेल चलता रहता है, ये राजनीतिक खेल। बिल्कुल, ये राजनीतिक खेल है, ये बिहार है और ये बिहार की राजनीति है जो चलती रहेगी। अशोक चौधरी फिलहाल कहीं ना कहीं मंझार में फंसे नजर आ रहे हैं, मगर जैसा कि पंकज जी ने कहा कि राजनीति में कभी भी पासा पलट सकता है, तो पलटता है कि नहीं। बाकी आपके क्या विचार हैं इस पूरी गुणागणित के बारे में जो चल रहा है बिहार में, जेडीयू में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।